बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 20 जुलाई 2024 सैटरडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। रॉयल टेंट्रम इज़ द फर्स्ट एडिटोरियल। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, उस पे जो गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आया है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि पीएमएलएन की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो बहुत ही अजीबोगरीब रिएक्शन है। और उस रिएक्शन में बेसिकली ये हुआ ये कि पहले तो वो शायद पूरी उम्मीद से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको था कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई इसका हल निकाल लेगा। लेकिन अब जब उन्होंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा और फ्राइडे इवनिंग में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अपनी जो लीगल टीम है उसको हम कह रहे हैं कि वो देखें इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है और इसमें कोई और लीगल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अच्छा, और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि जो 11 जजेस ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को चीज़ों की समझ नहीं आई और उन्होंने लॉ को गलत इंटरप्रेट किया और उन्होंने वायलेट किया है हमारे डिसीजन को, कि जो पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर नहीं किया। तो वो जो डिसीजन है, वो जो एक रिमार्क्स हैं, वो कहते हैं जी वो अनजस्ट हैं। इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि वो अनजस्ट हैं और हमने कोई लॉ को गलत इंटरप्रेट नहीं किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा डिसीजन को मानने के बावजूद भी अपना कन्फ्रंटेशन का वो जो एक एलिमेंट है, जो एक डिफाइंड अपना स्टांस है, वो अपना बरकरार रखा है, जिससे उम्मीद यही की जा रही है, ठीक है, बल्कि खदशा इस बात को कहना चाहिए कि खदशा यही है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे भी तो वो बहुत इफ एंड बट्स के साथ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप और इस तरह से करेंगे कि उसमें से कोई ना कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट वो करेंगे या नहीं करेंगे, या भाई इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस सारी बात में जब फिर पीएमएलएन ने देखा कि अब ये रिजर्व सीट्स तो पीटीआई को मिल जाएंगी और वो लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस बन जाएगी, तो वो बहुत खतरा फील कर रहे हैं। अच्छा, अब वो खतरा फील इस तरह से भी कर रहे हैं बिकॉज वो माइनॉरिटी पार्टी रह जाएगी, हमारे इस नेशनल असेंबली में माइनॉरिटी पार्टी रह जाएगी। तो अब वो इसलिए भी खतरा महसूस कर रहे हैं पीएमएलएन वाले कि अगर अगर पीपल्स पार्टी पैंतरा बदल गई, मौजूदा असेंबली हुई भी, तो मतलब पीटीआई तो सिर्फ हल्का सा इशारा करवाएगी पीटीआई पीपीपी को, पीपल्स पार्टी को, तो वो तो मेजोरिटी में चले जाएंगे दोनों मिलके। तो इस तरह करके, और दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है ना, वो प्रोटेक्शन तो जाहिर है अभी तक तो मिली हुई है, लेकिन जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट हारने वाले घोड़े पे तो नहीं लगाता, शर्त नहीं लगाता। तो इसलिए पॉइंट ये है कि इस चीज को, पीएमएल का जो एक प्रॉब्लम है उसको जाहिर है समझ आना चाहिए और समझ आता है। इस वजह से फिर वो ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा अगर इस डिसीजन पे अमल हुआ। कोई और कह रहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन मेल्ट डाउन हो जाएगा। कोई और कह रहा है कि जी एक और जो वो जो गवर्नमेंट के रवायती जो एनालिस्ट होते हैं, जो हमेशा इन्हीं के साथ होते हैं, इन्हीं का मतलब एस्टेब्लिशमेंट भी और पीएमएलएन भी, तो वो इस वक्त कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी लग जाएगी, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा अगर ये डिसीजन आया, तो इस तरह करके वो डरा रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो है वो पीएमएलएन वाले ये भी कह रहे हैं कि जी वो अदालतें जो है वो फेवरेटिज्म कर रही हैं और फेवरेटिज्म की वजह से ही पहले मुल्क को नुकसान हुआ है, अब वो चलती हुई हुकूमत को ख़राब करना चाह रहे हैं, फलां है इस तरह करके।
तो मतलब ये है कि पीएमएलएन की ये जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, हमारा राइटर कहता है कि ये मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है ही है, उनके अपने लिए भी बहुत नुकसानदेह है कि वो अपने आप को पॉलिटिकली बहुत मार्जिनलाइज करते जा रहे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत होने के बावजूद भी अगर वो इस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बहुत ही नैरो डाउन अपना उसको करते जा रहे हैं। कहते हैं कि ना, गोइंग टू वॉल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि वो बहुत खराबी अपने लिए खुद ही पैदा कर रहे हैं और उनको ये नहीं करना चाहिए। अगर इसमें देखें हम तो थ्रोइंग द टेंट्रम एक इडियम होता है। टेंट्रम का मतलब होता है गुस्सा, और थ्रोइंग का द टेंट्रम एक इडियम बन जाता है, गुस्सा फेंकना, गुस्सा शो करना, मतलब किसी को ललकारना जिसको कहते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी डिफाइंड का मतलब मुनहरिफ, जो जो इनहराफ कर चुके हैं। लूमिंग का मतलब कमिंग, लूमिंग का इमिनेंट होता है, इम्पेंडिंग होता है। ये जो सिनोनिम्स लिखे होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। कीप एन आई ऑन दीज एज वेल। प्रोपोगेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को फैलाना, किसी भी अपने नज़रिया को फैलाना। प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है दलील, उज़र, बहाना। आगे चलते हैं तो दूसरा है जी बांग्लादेश के ओस। बांग्लादेश के ओस में बेसिकली हमारे राइटर ने एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर उसके ऊपर तबसरा किया है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये तकरीबन पहले तो में ही थे, लेकिन अब ये कंट्री वाइड भी बन गए हैं और बड़े बड़े और सिटीज़ में भी ये प्रोटेस्ट चले गए हैं। बेसिकली ये मसला क्या है? ये प्रोटेस्ट हैं कोटा सिस्टम के खिलाफ। और कोटा सिस्टम क्या है वहाँ पे बहुत सारे कोटाज हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोटा ये है कि जी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो इनका नाम जो है वो स्पेशली यहाँ पे दिया गया है, लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट। यस, ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था 1971 में, वो लोग कि जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उनको, उनके चिल्ड्रन को, और अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी हुकूमती जो नौकरियां होती हैं, सरकारी मुलाजमतें होती हैं, उनमें कोटा दिया जाता है स्पेशल। मतलब वो बाकियों से ऊपर होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और ये बात जो है वो बहुत अरसे से डिस्कशन में तो चल रही थी, और बहुत सालों से लोग इस पे छोटी छोटी सी आवाज़ उठा रहे थे कि भाई ये क्यों ये किया जा रहा है। बाकी भी बांग्लादेश के लोग उतने ही शहरी हैं, चले ठीक है, वो उस नस्ल की हद तक एक अलग बात होगी, लेकिन आगे उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, और अगर ये चलता रहा तो इसका मतलब ये होगा कि उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी ऐसे ही लेंगे। और ये जो मराहत हैं, ये इनको ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश में ना आवाज़ें उठाई जा रही थी। तो लेकिन अब जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे बातें इसलिए चली गई कि बांग्लादेश की जो मार्केट है वो ओवरऑल मार्केट बड़ी डाउन चली गई, और इकोनॉमी जो बांग्लादेश की है वो बहुत ही, मतलब कह लें कि जो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब या जो तालीमी निज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब और जो प्राइवेट जॉब या अच्छी जॉब्स हैं, वो जॉब्स की ना समझ लें कि अब बांग्लादेशी, ज़ाहिर है दो तीन हमें चीज़ें जहन में रखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश रकबे के एतबार से उतना बड़ा मुल्क नहीं है जितना आबादी के एतबार से बन गया है। तो आबादी के एतबार से इतना बड़ा मुल्क बन जाने की वजह से, और फिर दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वहाँ पे तालीम का अच्छी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छी तालीम है। ठीक है, लोग पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने का रुझान है। तो अब जाहिर है एक ऐसी पोजीशन आ गई है कि जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर फर्दर जॉब क्रिएशन नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है।
और जब ये लोग ये देख रहे हैं कि जॉब्स हैं भी कम, और उधर जो हैं वो सिर्फ उन लोगों को दी जा रही हैं जो कोटा सिस्टम पे आते हैं, तो वो लोगों के दरमियान में एक परेशानी पैदा कर रही थी बात। और इस हवाले से बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 40 लोग इस इन प्रोटेस्ट में मारे गए हैं। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनके जो वो हुए हैं, कन्फ्रंटेशन हुई हैं प्रोटेस्टर्स की। तो लेकिन बहरहाल इस मसले का हल हमारा राइटर कहता है कि बांग्लादेश को बहुत स्मूथली निकालना चाहिए, नहीं तो ये मामला बहुत फैल जाएगा और शायद उनके कंट्रोल में भी ना रहे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यस, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा राइटर ये कहता है कि इलाके के, स्पेशली साउथ एशिया के और जो ममालिक हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और हैवी हैंडेड स्टेट रिएक्शन, ये मतलब तीन बातें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अपने पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज करना, और दूसरी तरफ इकोनॉमी डिस्टर्ब होना, और तीसरी तरफ स्टेट की तरफ से लोगों को सख्ती से डील किया जाना, स्पेशली पॉलिटिकल लोगों को, ये तीन बातें रेसिपी फॉर द डिजास्टर हैं, यानी कि ये तबाही ही की तरफ लेके जाती हैं। असल में अदर अदर साउथ एशियन स्टेट्स कहने का बहाना करके बेसिकली हमारे राइटर जो है ना उसने इशारा पाकिस्तान ही की तरफ किया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये तीनों चीजें मौजूद हैं और बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से खराबी पैदा होने का चांस है। तो बहरहाल आगे चलते हैं तो इसमें आउटरीच, गुस्सा, और अगर हम फर्दर देखें री इंस्टेट का मतलब बहाल करना, बहाल करना, कोटा सिस्टम बहाल करना, तो ये बहाल करने के सेंस में है। फिर उसके बाद लेजिटिमेसी का मतलब कानूनी तौर पर जायज़ होना किसी चीज़ का। जी आगे चलते हैं तो थर्ड वाला है जी फिचेस एस्टीमेट। फिचेस एस्टीमेट बेसिकली, फिच जो है वो एक इदारा है जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज की इकोनॉमी को एनालाइज करता है। आप इसको एक थिंक टैंक कह सकते हैं। और ये बड़ा, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसकी बात बड़ी वर्थ रखती है, वैसे ही इकोनॉमी के हवाले से फिच की जो बात है वो पूरी दुनिया में बड़ी वर्थ रखती है। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक टारगेट सेट किए हैं वो अभी तक तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन इससे आगे ठीक जाने की उम्मीद इतनी नहीं है जितने, मतलब असल मेन समरी ये है सारी बात की कि 2024-25 के बजट में गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है अपने लिए, टैक्स कलेक्शन का भी और जीडीपी की ग्रोथ का भी और ओवरऑल जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का और बाकी सारी चीज़ें और डेवलपमेंट का भी, वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो लगता नहीं है कि पूरा होगा। ये है बेसिक इसका पॉइंट। बीच में फिर उसने बातें और भी की हैं कि अभी तो ये चल रही हैं चीज़ें, लेकिन आगे ये किस नहज को जाती हैं हमें पता नहीं है। और साथ ही फिर अपनी जो अपना आइडिया है उसने, राइटर ने अपना आइडिया हमें दिया है कि लगता भी यही है कि फिच की बात इसलिए ठीक है क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कभी भी इकोनॉमिक रिवाइवल विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और अगर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू ही 8 फरवरी के इलेक्शन से हुई है, जब माइनॉरिटी पार्टी को गवर्नमेंट दे दी गई। 8 फरवरी के इलेक्शन का जब तक कोई ना कोई हल नहीं निकलेगा तब तक ये मामला किसी सीधी तरफ जाता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए और फिर दूसरी तरफ एक और भी बात है कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, पंजाब में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब असल हुकूमत में वो है पूरे मुल्क में। तो वो भी कोई कोई सोच समझ के पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, बल्कि वो अपोजिशन ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं।
मतलब ये है कि वो अपोजिशन के हाथों में एक तरह से खेल रहे हैं, वो मुल्क को आगे ले जाने का नहीं सोच रहे। अपोजिशन कोई भी अगर कोई उनके लिए मसला पैदा करती है तो उनका सारा फोकस उधर हो जाता है, सारा फोकस उधर हो जाता है, मुल्क तो वो चला ही नहीं रहे। वो तो सिर्फ इसलिए हुकूमत में बैठे हैं ताकि अपोजिशन को टफ टाइम दे सके, मुल्क कोई भी नहीं चला रहा। ये है असल प्रॉब्लम, और यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से लगता नहीं है कि कोई नियर फ्यूचर में कोई ऐसे अच्छे हमें इसके मिलेंगे, कोई नताइज मिलेंगे। लेकिन बहरहाल कहा है हमारे राइटर ने कि पीएमएलएन को चाहिए कि वो एक सेंसिबल वे में गवर्नमेंट करे, और इस तरीके से हुकूमत को चलाए कि वो एक हुकूमत लगे। और एंड पे वो, उसने ढके छुपे लफ्जों में राइटर ने कहा है कि एंड पे हमें ये कहा है कि हमें आखिरकार इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और ये खराबी ही की तरफ चीज़ें जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।